नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की बात करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट में एक सवाल पैदा हुआ और वो सवाल ये था कि अगर कोई माइनर है, माइनर की संपत्ति है, माइनर की संपत्ति उसकी नेचुरल मदर ने ट्रांसफ़र कर दी है। वो जब माइनर था तब ट्रांसफ़र कर दी, उसके बाद वो मेजर हुआ। मेजर होने के बाद उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। सवाल ये भी है कि उसने कोई ऑब्जेक्शन न लगाया, इसी बीच में जिसको ट्रांसफ़र की गई उसने फिर से बेच दी। ट्रांसफ़र होने के 20 वर्ष से ऊपर पास हो गए और अब उन्होंने मुकदमा लगाया कि भाई जिस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई थी उस समय मैं माइनर थी और मेरी संपत्ति मेरी माँ ने ट्रांसफ़र कर दी। ये संपत्ति ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती, क्योंकि पुराने जजमेंट ये कह रहे हैं कि कोई भी माइनर के द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन प्रारंभ से ही शून्य होता है, यानी कि वॉइड अब इनिशियो होता है। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे कि वॉइडेबल और वॉइड ट्रांसफ़र में क्या फ़र्क होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इस विषय में क्या कहती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस विषय में क्या कहता है, लिमिटेशन इस विषय में क्या करती है, और इसके अतिरिक्त पुराने जजमेंट क्या हैं और एंशिएंट लॉज क्या है, मनुस्मृति क्या कहती है, याज्ञवल्क्य स्मृति क्या कहती है, चाणक्य क्या कहते हैं, महाभारत में इस प्रकार के उद्धरण कौन से हैं या इसके अन्य प्रकरण कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में एक बड़े वर्ग को ये लगता है कि अगर अंग्रेज ना आया होता तो भारत में कानून ना होता। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ये आवश्यक है बताया जाए कि आखिर अंग्रेज़ों के आने से पहले या मुसलमानों के, ऐसे कहिए कि मुसलमानों के आने से पहले भारत में कानून क्या कहता था। ये जो स्मृतियाँ हैं, जैसे आज की तारीख में लोग आज के संविधान को भीम स्मृति कहने लगे हैं। आज के 1000 साल बाद, 1500 साल बाद ये कहा जाने लगेगा या अभी कहा जाने लगा है कि वो जो संविधान है वो तो बाबा साहब अम्बेडकर का है। लोग भूल जाएंगे कि उसमें बाबा साहब अम्बेडकर 7 सदस्यों के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी थी। उसके अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहसें हुई थी और इन बहसों से पहले कमेटियां अपॉइंट हुई थी। एक प्रारंभिक संविधान BN राव ने बनाया था, उन कमेटियों ने रिकमेंडेशन की थी। तो पहले हर एक पोर्शन पर कमेटी ने रिकमेंडेशन की, फिर उसको संविधान में बनाया गया, फिर उसको डॉक्टर अम्बेडकर को दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको रीशेड्यूल किया, रीशेड्यूल करने के बाद उसको हाउस में रखा और हाउस में तमाम संशोधन प्रपोज करके और तमाम तरह की बहसें होकर 2 साल 11 महीने 18 दिन तक बहस होने के बाद संविधान सभा ने संविधान स्वीकार किया। लेकिन जनरली ये अब चलन में आ गया है कि बाबा साहब का संविधान। वैसे ही मुझे लगता है कि जो स्मृतियां हैं अपने अपने समय के वो संविधान हैं, लेकिन वो उन लोगों के नाम से जाने जाते हैं जिन लोगों ने उस पर फाइनली बहुत मेहनत की होगी या जिन्होंने उसको बनाया होगा। मैं बात कहूँ तो वो मनुस्मृति, मैं बात कहूँ तो याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, ऐसी अलग अलग समय की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं जिनको धर्मशास्त्रों का दर्जा दिया गया। और ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि या गुरु हुआ करते थे जिनके माध्यम से हमारा न्यायालय, यानी कि राजा का न्यायालय, राजा से मतलब वो चक्रवर्ती सम्राट भी हो सकता था, वो प्रांत का राजा भी हो सकता था, वो एक जनपद का राजा भी हो सकता था और वो ग्रामणी भी हो सकता था। सभी को एक ही संज्ञा मिली जिसको हम राजा कहते हैं। तो राजा का दरबार होता था, उसमें बहस होने के बाद उस पर निर्णय होता था और बहस के बाद निर्णय भी उसको वाद के रूप में लिया जाता था, यानी कि किसी की संशय है, किसी के मन में कोई प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर राजा के पास ढूंढने जाया जाता था। तो उस विषय पर दोनों अपने एविडेंसेस या अपने प्रमाण या अपनी फैक्ट दे दिया करते थे और राजा अपने धर्म गुरुओं के माध्यम से या दरबार में, राज दरबार के माध्यम से उस पर निर्णय दे दिया करता था। दोनों पार्टी खुश होकर जाती थी क्योंकि दोनों को अन्याय लगता था। उस अन्याय का निर्णय जो हो गया वही न्याय माना जाता था और ये माना जाता था कि राजा भगवान का दूत है। वही परंपरा आज तक माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, लॉर्डशिप ऐसे शब्दों से आज भी हजारों वर्षों से चल रहा है।
हम बात करने जा रहे हैं नाबालिग के द्वारा की जाने वाली संविदा पर। सवाल यह है कि सबसे पहले भारत में नाबालिग को लेकर हमारे यहाँ का कानून क्या कहता है। मनुस्मृति ये कहती है, मनुस्मृति का 827 अगर वर्ष पढ़ेंगे तो वो ये कहता है, अनापदि ही कार्याणाम प्रमाणम यत स्वयं कृतम प्रणानम तो सदा स्त्रीणाम बालानाम तथैव। इसका अर्थ हुआ कि सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया गया कार्य ही प्रमाणिक बाध्यकारी होता है, किंतु स्त्रियों, बालकों, नाबालिगों का सदैव उनका अभिभावक या संरक्षक ही प्रमाण जिम्मेदार होता है। यहाँ अबाल शब्द का नाबालिग के रूप में प्रयोग किया गया है। अबाल, बालक, नाबालिग कोई भी शब्द इस्तेमाल कर दीजिए, यानी कि नाबालिग स्वयं को किसी भी संविदा या लेन देन में बांध नहीं सकता। अब यही जजमेंटों के माध्यम से बाद में आया, ये जजमेंटों के माध्यम से बाद में प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया, सेम वही, नाबालिग स्वयं को किसी भी संविदा या लेन देन में बाध्य नहीं कर सकता। ये लिखा अभी भी नहीं है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 11 और धारा 10 में इस बात को कहा गया है कि नाबालिग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी कि वो कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं। और यही बात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 8 और 9, 7 और 8 में कहा गया कि किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये बात मनुस्मृति में कब कही गई होगी? इसी प्रकार का एक उदाहरण याज्ञवल्क्य स्मृति में 231 में भी है। अपहर्तार्यां दधादुनं व्ययं या यद्दाप्युयात् अदत्या तो स्वयं भुक्त्वा दाप्यस्तस्त सर्वमेव तो। यानी कि अभिभावक यदि नाबालिग की संपत्ति का अपहरण करे, उसका दुरुपयोग करे या स्वयं हड़प ले तो उसे वह संपत्ति वापस करनी होती है। उस पर होने वाला व्यय भी वही उठाता है, बालक नहीं। यह अभिभावक पर धर्मपूर्वक रक्षा के कर्तव्य को रेखांकित करने वाला है। कौटिल्य भी ऐसा ही करता। 3:1 में कौटिल्य ने अभिभावक यानी कि गार्जियन की नियुक्ति और उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया है। वह स्वयं कहता है, अभिभावक का कर्तव्य नाबालिग की संपत्ति का संरक्षण और संवर्धन करना है, ना कि उसका विलोपन करना। आप समझ लीजिए कि पहले हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या थी। अच्छा, हमारे यहाँ जो एंशिएंट व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण या ऋषि, ब्राह्मण से मतलब कोई जाति नहीं, ब्राह्मण से मतलब वो विद्वान जो राजा के दरबार में सलाहकार के रूप में रहता है, उसकी मदद से मंत्री परिषद में यानी कि राज्यसभा में प्राचीन समय से राजा सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में बैठता था और वो निर्णय करता था। अब जिस लेवल का केस है, ग्रामीणी से लेकर और सम्राट तक जिस लेवल का केस है, वैसा उसका दरबार होता, वैसा उसका कोर्ट होता था, उसका जुरिडिक्शन होता था, वहाँ पर वो डिसाइड करता था। जैसे मैंने कहा, राज्यसभा से लेकर और ऊपर तक यही व्यवस्था हमारे यहाँ की सर्वोच्च व्यवस्था है। और ये जो निर्णय होगा, राजा का जो निर्णय होगा, वो सभी दरबारियों के सामने होगा, तो लोगों को वो बाध्य भी होता है। अब हम आ जाते हैं आधुनिक विधि पर। आधुनिक विधि में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 संविदा करने में प्रत्येक व्यक्ति सक्षम होना चाहिए या फिर वो बालिग होना चाहिए और विधि द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ और विशेष नहीं दिया। संपत्ति अधिनियम यानी कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 7 में प्रत्येक व्यक्ति कैसा हो, जो संविदा करने के लिए सक्षम है, वह संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। कौन सी संपत्ति कर सकता है, ये धारा 8 में उसने डिफाइन किया है। इसके अतिरिक्त उसका लिमिटेशन, अगर ट्रांसफर हो गई है तो मुकदमा सुना कब जा सकता है। एंशिएंट टाइम में सफिशिएंट टाइम कहा गया है, लेकिन आज की विधियों में हमारे पास लिमिटेशन एक्ट है जिसकी सेक्शन 50 उसको डील करता है। इसके अतिरिक्त एविडेंस एक्ट का भी धारा, आज का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 121 या फिर पहले एविडेंस एक्ट चलता था उसकी धारा 115 में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने वचन या अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए बाध्य होता है, अपनी प्रणाली के लिए बाध्य होता है, ऐसा व्यवस्था की गई है। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो 2-3 सवाल यहां पर पैदा होते हैं।
माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी के संज्ञान में नहीं है और सामने वाली पार्टी को मालूम भी है कि वो अवयस्क है, ऐसे सर्कमस्टांस में हमारे पास एक बड़ा केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास। ये 1903 का प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है। एक नाबालिग जिसका नाम धर्मदास घोष है ने एक साहूकार से, ब्रह्मदत्त जिसका नाम है, को अपनी संपत्ति का मॉर्टगेज किया। ऋण ना चुकाने पर साहूकार ने पैसे वसूलने के लिए मुकदमा किया। कोर्ट ने डिसाइड किया कि यह तो संविदा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो था, प्रारंभ से ही शून्य था, इसलिए आप उससे वसूली नहीं कर सकते, माइनर को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि जो मॉर्टगेज है वो मॉर्टगेज ही अवैधानिक था। तो ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर उसको माइनर को बाध्य नहीं किया जा सकता। माइनर है, वो अपने आप को भी बाध्य नहीं कर सकता। यानी कि माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी अवयस्क के साथ या किसी नाबालिग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो नाबालिग से न तो वसूली की जा सकती है और नाबालिग को ना ही फंसाया जा सकता है। दूसरा जजमेंट इसका थोड़ा सा डेविएशन आया, आर लेस्ली बनाम शील, ये 1914 का जजमेंट है। बड़ा प्रभावशाली अंग्रेजी जजमेंट है। इसमें नाबालिग ने अपनी आयु के बारे में झूठ बोला, देखने में वो बालिग लगता था, झूठ बोलकर ऋण प्राप्त कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस ऋण की वसूली वापस करने के लिए क्या बाध्य किया जा सकता है, ये सवाल था। ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई इस मामले में नाबालिग तो बाध्य हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक गुड उसको दिया गया है या उसके पास रिकवरी पैसा हो सकता है तो वो लिया जा सकता है, लेकिन नगद अगर उसके पास मिल जाए तो वापस लिया जा सकता है, अन्यथा उससे वसूली नहीं की जा सकती। भारत में भी एक इसी तरह का जजमेंट 1937 में आया, अयोध्या प्रसाद बनाम चंदन लाल, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें नाबालिग ने स्वयं को बालिग बताया, कुछ पैसे अग्रिम दिए, बाद में उसने वह राशि वापस मांगी। क्या एक नाबालिग शून्य संविदा के अंतर्गत दिए गए पैसे वापस मांग सकता है? अब नाबालिग ने पैसे दिए तो निर्णय ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट ये आया, चूंकि संविदा शून्य है, नाबालिग पर इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव होता नहीं है, अतः उसने जो कुछ भी दिया है उसे वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। ये उस समय के जजमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर माइनर ने कोई संपत्ति ट्रांसफर करने के बजाय संपत्ति ट्रांसफर करने वाला उसका पेरेंट है, इस पर 2015 में एक जजमेंट आया, रंगनायकम्मा एंड अदर्स वर्सेस के.एस. प्रकाश, थ्रू एलआर किया है, 2015 का जजमेंट है। इसमें यह कहा गया एक प्राकृतिक अभिभावक द्वारा नाबालिग की संपत्ति की बिक्री को नाबालिग के बालिग होने के बाद चुनौती दी जा सकती है। फिर से सुनिए, एक प्राकृतिक अभिभावक के द्वारा नाबालिग की संपत्ति की बिक्री को नाबालिग के बालिग होने के बाद चुनौती दी जा सकती है। यानी कि जिस समय वो नाबालिग था उस समय उनके पिता या माँ ने ट्रांसफर कर दी, वो जब बालिग होता है तो उसको राइट है कि वो मुकदमा कर दे। ऐसा हस्तांतरण शून्य है या विलंबनीय है, ये मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्राकृतिक अभिभावक द्वारा नाबालिग की संपत्ति का हस्तांतरण विलंबनीय यानी कि वॉइडेबल है, शून्य करणी है, ना कि शून्य, यानी कि प्रारंभ से शून्य नहीं है। अगर वो चाहें तो उसको रिप्यूडिएट कर सकता है बालिग होने के बाद। नाबालिग की संपत्ति उसके माता पिता ने ट्रांसफर कर दी, जब वो बालिग होता है तो बालिग होने के बाद उसको ये अधिकार है कि वो कोर्ट चला जाए और उसको शून्य घोषित कर दे। ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से शून्य नहीं है, जैसा महुरी बीबी के मामले में था कि भाई नाबालिग ने किसी को बताया ही नहीं और सामने वाले को मालूम है ये नाबालिग है, ऐसी परिस्थिति में वो तो शुरू से शून्य ही है। लेकिन अगर गार्जियन ने किया है और गार्जियन के मामले में क्या होगा, तो उन्होंने कहा ये जब वो बालिग हो जाए तो उसको शून्य किया जा सकता है। इसको बड़े समझने की आवश्यकता है। अगर किसी बच्चे के नाम संपत्ति है, उसके पेरेंट ट्रांसफर करते हैं, तो याद रखिएगा उस संपत्ति को खरीदा नहीं जा सकता। अगर वो संपत्ति आपने खरीद ली तो तब तक के लिए आपके पास रहने वाली है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता। जिस दिन वो बालिग होगा उस दिन वो मुकदमा फाइल करेगा और संपत्ति का ट्रांजैक्शन शून्य हो जाएगा। अब आपने जो पैसा उसके पिता को दिया है उसकी रिकवरी का सूट डालिए, उसके पिता से रिकवरी करिए क्योंकि आपने जेन्युइन किया था, लेकिन बालिग का जो ट्रांसफर हुआ है वो वॉइड हो जाता है। ये जो आज का जजमेंट है जिस पर हम डिसाइड करने जा रहे हैं, इसका नाम है के.एस. शिवप्पा, थ्रू एलआर किया है क्योंकि शिवप्पा मर चुके होंगे, बनाम स्मृति के नीलम्मा। 2022 में ये फाइल हुआ था और अभी
कल ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इसके फैक्ट थोड़ा जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1969 नीलंबा नाबालिग थी, उसकी जमीन उसकी मां जो कि उसकी प्राकृतिक अभिभावक है के द्वारा शिवप्पा को बेची गई। नीलम्मा 1972 में बालिग हो गई। 1976-77 में शिवप्पा ने, यानी कि जिसको ट्रांसफर की गई थी, उसने प्रॉपर्टी दोबारा ट्रांसफर कर दी, यानी कि उसने किसी और को बेच दी। नीलम्मा ने, यानी कि जो नाबालिग थी, उसने ये कहा कि ये जब वो बालिग हो गई तो 14 बालिग होने के 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद जब वो हो गई तो 14 वर्ष बाद उसने ये कहा कि ये ट्रांजैक्शन शून्य है, क्योंकि मैं उस समय मैं नाबालिग थी, इसलिए ये शून्य है। महोरी बीबी धर्मदास की जजमेंट को अगर पढ़ेंगे तो ये शून्य कहता है, और शून्य का मतलब शून्य हो गया। दूसरा, लेजली शील की जजमेंट में ये भी कहा गया कि वसूली भी नहीं कर सकते, तो ना तो नाबालिग से वसूली की जा सकती है और ना ही नाबालिग की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। ये उन्होंने केस लगाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो जजमेंट किया रंगनायकम्मा, उस जजमेंट को उन्होंने कहा कि भाई चूंकि नाबालिग के द्वारा ट्रांसफर की गई संपत्ति शुरू से शून्य नहीं होती, वो शून्य करनी हो सकती है लेकिन शून्य शुरू से नहीं होती। 1991 में नीलम्मा ने केस फाइल किया। मामला आते आते सुप्रीम कोर्ट आया, तो जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने थे वो थे, क्या ये शुरू से शून्य है या फिर ये शून्य करनी है? क्या अपने आचरण से बिक्री का अनुसमर्थन उसने किया, क्योंकि 14 साल मुकदमा नहीं किया? क्या यह मुकदमा सीमाबद्धता लिमिटेशन में आता है कि 14 वर्ष बाद मुकदमा किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि चूंकि रंगनायकम्मा 2015 के जजमेंट में यह कहा गया था कि ये शुरू से शून्य नहीं होता, ये शून्य करणी होते हैं, इसलिए ये तो पक्की बात है कि वो अपने आप शून्य नहीं है। अब आपने मुकदमा किया, तो आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उसके 14 वर्ष के बाद 1991 में आपने मुकदमा किया, जबकि 1972 में आप बालिग हो चुकी थी, यानी कि बालिग होने के बाद 19 साल बाद, और जो दोबारा ट्रांसफर की गई 75-76 में उसके 14 साल बाद आपने मुकदमा किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बालिग हो गई तो लिमिटेशन एक्ट कहता है बालिग होने के 3 साल के अंदर मुकदमा किया जा सकता है। आप बालिग हो गई, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। प्रॉपर्टी दोबारा ट्रांसफर हुई, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के 14 वर्ष बाद और आपके बालिग होने के 19 वर्ष बाद आप मुकदमा लगाती हैं, तो ये लिमिटेशन कभी भी, ऐसा नहीं कि आप कभी भी फाइल कर देंगे, तो ये तो लागू नहीं होता कि भाई ये है। दूसरा, ये उन्होंने कहा कि आपने अपने आचरण के द्वारा वो ट्रांसफर स्वीकार कर लिया था। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल कहा जाता है, यानी कि आपने जिस चीज को स्वीकार कर लिया वो सिविल के मामले में वो आपका अंतिम सच है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल लागू हो गई, यानी कि आप प्रतिबद्ध हो गए। तो अब जब आप लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 60 के द्वारा, सेक्शन 60 के द्वारा आप लिमिटेशन से बाहर हो गए, ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि शिवप्पा की प्रॉपर्टी वैलिड है, ट्रांसफर वैलिड है। नीलम्मा का मुकदमा सीमाबद्धता के आधार पर खारिज किया जाता है, यानी कि वो लिमिटेशन एक्ट के पार हो जाता है, इसलिए उसको खारिज कर दिया। अब इसको जरा मिलाकर देखिए। मनुस्मृति ने लिमिटेशन की बात कही थी, माइनर की बात कही थी, और ये कहा था कि एक ही सत्य, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और मनुस्मृति कह रही, दोनों ही एक ही सत्य को पुकारते हैं, नाबालिग की रक्षा परम कर्तव्य है, नाबालिग का ट्रांसफर वैध नहीं है, नाबालिग की सुरक्षा करने का आपका अधिकार और कर्तव्य बनता है, नाबालिग की संपत्ति का नहीं। और जब भी नाबालिग की संपत्ति, अब सवाल यह पैदा होता है कि नाबालिग की संपत्ति अगर ट्रांसफर करनी ही है तो क्या करे, गार्जियन है। तो गार्जियनशिप एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कल ये डिसाइड किया कि इसके तहत न्यायालय जाइए, न्यायालय में अपनी मजबूरी बताइए, मजबूरी के बाद न्यायालय से आदेश लीजिए। पहले नेचुरल गार्जियन को पावर मिलनी चाहिए, न्यायालय पावर देगा, तब नेचुरल गार्जियन उसको ट्रांसफर कर सकता है। अदरवाइज नेचुरल गार्जियन भी या अपॉइंटेड गार्जियन कोई भी नाबालिग की संपत्ति को हस्तांतरण नहीं कर सकता, और अगर हस्तांतरण किया गया है
तो नाबालिग के द्वारा मेजॉरिटी होने पर, यानी कि उसके बालिग होने के बाद, वो उस पर मुकदमा करके उसको खारिज करवा सकती है या करवा सकता है। लेकिन अगर नाबालिग की संपत्ति, जब नाबालिग की संपत्ति गार्जियन ने ट्रांसफर करी हो तब ये बात आती, लेकिन नाबालिग ने स्वयं ट्रांसफर की हो तो वो शुरू से शून्य होता है और रिकवरी भी उतनी ही हो सकती है उससे जितना उसके पास बचा। सपोज आपने 20 लाख रुपया उसको दिया था, उसने 15 लाख उड़ा दिया, तो फिर आप 5 लाख जो उसके पास मिल गया है और जितना रिकवरेबल है उतना रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन उसको बाध्य नहीं कर सकते कि वो पैसा आपको 15 लाख जो उसने खर्च कर लिए हैं वो वापस दें। इसलिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हमको याद रखना चाहिए कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, या फिर जो महाभारत में उद्धरण है, या फिर ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्धरण है, और ये अपने अपने समय के संविधान हैं। इन संविधानों में इस तरह की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही, यानी कि अगर कोई ये कहता है कि आज के आधुनिक विधि में ये चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा भारत में वो सब कुछ है, भारत में वो सारी विधियां हैं। इसलिए मैंने इन 4 स्रोतों का यहां पर हवाला दिया कि ये भारतीय विधि है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आज भी जजमेंट दे रहा है, अगर उसकी लीगल रीजनिंग देखी जाए। अब बाकी तो फिर आपकी स्वीकारोक्ति है कि आप प्रीवी काउंसिल को मानते हैं या फिर मनुस्मृति को मानते हैं, आप प्रीवी काउंसिल को मानते हैं या याज्ञवल्क्य स्मृति को मानते हैं, आप प्रीवी काउंसिल को मानते हैं या फिर चाणक्य की अर्थशास्त्र को मानते हैं, आप महाभारत के उद्धरण मानते हैं या फिर आप इंग्लैंड के उद्धरण मानते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन माइनर के मामले में मुझे लगा पूर्ण रूप से एक पूरा सिस्टम हमको पता होना चाहिए। मैंने बताने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट के आधार पर बताने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।